सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई. You got fourth rank, and getting single digit rank is always a dream. So how do you feel? How do you see this success? Was it expected or was it unexpected? First of all, thank you so much, sir. Thank you for writing the kind words. It was completely unexpected, to be honest. I thought I won't even make it to the list. So yes, when did you start your journey for civil services preparation? And what was in your mind? What did you want to achieve through civil services? So I started my preparation in June 2019 after I finished my post graduation. I just want IAS for me was just a platform, a very good platform to help others, to contribute to the society. I've always felt that if you get more than what you deserve, you should give back more than what you're capable of. And I think IAS for me was one such platform because I think I've been incredibly privileged in life. And so I just want to contribute something. You started your preparation after plus two or later or earlier? No, I started my preparation after my post graduation. Before that, I just used to read newspapers and nothing specific related to UPSC at all. Yes, in my fourth semester of my masters, I did go through a lot of corpus talks and their blogs and everything. I spoke to a few of my seniors, Aranyak Saikia sir. He's my senior from D school. He got rank 59 last year. So I spoke to him. He guided me regarding his economics option strategy. But apart from that, I did not read anything. कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं ओरिजिनली झारखंड के झरिया से हूँ. वहाँ पर मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई, वहीं मेरी फैमिली है. लेकिन अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ उड़ीसा में रहता हूँ. उड़ीसा के एक छोटा सा टाउन है बड़बिल, वहाँ रहता हूँ. तो जो बच्चे गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, जो बच्चे शहर के बैकग्राउंड से आते हैं, क्या गांव के बैकग्राउंड के बच्चे भी शहर वालों से कम्पीट कर सकते हैं? क्या उनके पास उतने ही साधन या रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं? सर, यूपीएससी एग्जाम फॉर्चुनेटली एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आई थिंक सब लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे होते हैं, चाहे आप गांव से हो चाहे अर्बन एरिया से हो. और आई थिंक आजकल इंटरनेट की वजह से वो प्लेइंग फील्ड और ज्यादा लेवल हो गया है क्योंकि आप घर बैठे बिना कोचिंग के कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं. तो जितने भी लोग चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी इलाके से हो, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आप शहर नहीं जा सकते, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं है या कोई भी और कारण है, आप नहीं निकाल सकते एग्जाम या आप किसी भी डिसएडवांटेज पे हो उस वजह से. खुद पे भरोसा रखें. दैट्स गुड. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने अपनी पढ़ाई की है. सो दिल्ली विश्वविद्यालय के माहौल से आपको क्या फायदा मिला? हाउ डिड इट रियली एड टू योर प्रिपरेशन? डीयू काफी हेल्पफुल था. मैं अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं किरोड़ीमल कॉलेज में डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर था और वो काफी हेल्पफुल था वो एक्सपीरियंस बिकॉज मैं बहुत स्मार्ट लोगों से मिला. मैंने आइडियाज को कैसे समझा जाता है, उसको कैसे क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, वो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ से. मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे सीनियर्स थे वहाँ. बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली मैंने एक अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी का, एक अच्छे पब्लिक एजुकेशन का पावर देखा कि अब हर तरह के बच्चे वहाँ आते थे, काफी ज्यादा स्मार्ट. उन सब में क्या प्रतिभा थी वो मैंने देखा. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा था. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के माहौल में कुछ पॉजिटिव ऐसा है? बिकॉज हर साल हम देखते हैं आउट ऑफ मेरिट लिस्ट कम से कम 15 से 20% बच्चे डीयू के ही होते हैं, और कुछ और ऐसे ही सेंटर्स ऑफ लर्निंग हैं जैसे जवाहर नवोदय के काफी स्टूडेंट्स हम देखते हैं हर साल. मैं इस फील्ड में 17 साल से हूँ, 17 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ. तो कुछ सेंटर्स ऑफ लर्निंग ऐसे बन गए हैं भारत में जहां पर, जैसे दिल्ली आईआईटी है, तो दिल्ली आईआईटी भी काफी बच्चे आते हैं, बॉम्बे आईआईटी भी आते हैं. तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कुछ हेल्प करती है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में अपनी तरफ से, या कोई ऐसा ग्रुप वहां पर है जो सिविल्स में आपकी हेल्प करता है? नहीं, मुझे आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई वो है. बट हाँ, यूनिवर्सिटी का माहौल थोड़ा सा कंड्यूसिव होता है. आपके टीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं. मुझे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काफी अच्छे प्रोफेसर मिले थे, तो राइट. उनके थ्रू मुझे काफी कुछ सीखने को मिला. बाकी हाँ, जैसे कुछ फैकल्टीज हैं, जैसे आर्ट्स फैकल्टी हो गया डीयू का, वहाँ की जो लाइब्रेरी है
तो वो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, वहाँ काफ़ी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं। तो उस तरह से माहौल अच्छा होता है यूनिवर्सिटी में। दैट्स गुड। अच्छा, जब प्री एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, प्री एग्जाम को पास करने में काफी बच्चों को डिफिकल्टी होती है, बिकॉज मोर देन 97%, 98% कैंडिडेट्स दे डोंट क्रॉस द ब्रिज ऑफ प्री। तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में क्या डिफिकल्टीज आई और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? सर, जैसा कि बाकी टॉपर्स भी आज तक बताते हैं कि प्रीलिम्स ऐसे कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है, आपको मेंस का ही सिलेबस करना होता है। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने भी वही किया था। बाकी 2 महीने पहले मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू कर दी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अक्टूबर 4 के डेट के हिसाब से, कि वो ऑब्वियसली पोस्टपोन हो गया था। सो मैंने अगस्त से प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लेना शुरू किया। दिक्कत हुई थी बिकॉज़ मुझे बीच में टेस्ट्स में काफ़ी खराब मार्क्स आए थे, और मुझे याद है एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ था उस वजह से। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं, थोड़ी और रिवीजन करो, थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम वाले भी दिन मेरे दोस्त मेरे साथ सेंटर पे आए थे, और एग्ज़ाम सेंटर में जस्ट घुसने हम लोग जोक्स क्रैक कर रहे थे, नहीं। तो जब मैं सेंटर में गया, मेरे दिमाग से वो टेंशन थोड़ा-सा कम हो गया था। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको डर लग रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स अभी 15 ही दिनों बाद है, लग रहा है तो वो काफ़ी नेचुरल है, लेकिन दिमाग को अपना शांत रखिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, जिनसे भी आपको थोड़ा आपका टेंशन कम हो, आपको प्रोत्साहन मिले। बहुत बढ़िया। इस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी में एनसीईआरटी बुक्स का क्या योगदान आपको लगता है? बच्चों को कितनी एनसीईआरटी पे रिलाई करना चाहिए? सर, एनसीईआरटीज़ एक फाउंडेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, और हम्म। इसलिए एनसीईआरटीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर सकें, तो वो थोड़ा गलत एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। वो हम्म। इनफ भी नहीं है कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने ज्योग्राफी की तैयारी पूरी एनसीईआरटी से ही की थी। मैंने उसकी और कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज़ किया। मॉडर्न एनसीईआरटीज़ है क्लास 11th एंड 12th की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी है। मैंने प्राइमरी और एनसीईआरटी है जो आर्ट एंड कल्चर की, वो भी काफ़ी अच्छी है। मैंने इनकी जूनियर क्लासेस के एनसीईआरटीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज़ 11th-12th के एनसीईआरटी से मैं सीख सकता हूँ, वो काफ़ी होना चाहिए। 6 से 10th की एनसीईआरटीज़ मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। जब आप मेंस की तरफ चलते हैं प्री के बाद, तो प्री और मेंस की स्ट्रेटजी में कैसे डिफरेंस होता है, या हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजी ऑफ फॉर प्रीलिम्स एग्जाम एंड स्ट्रेटजी फॉर द मेन एग्जाम? सर, बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने में। तो प्रीलिम्स को लेके जब मुझे बहुत डर था कि मुझे लगा प्रीलिम्स स्टेज है, गिवन कि इतने लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। बट जब मैंने मेंस की तैयारी शुरू की प्रीलिम्स के बाद, फुल फ्लेज्ड, मुझे बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी। मैंने प्रीलिम्स के बाद मैंने बहुत हल्के में ले लिया था कुछ दिन के लिए। तो अराउंड 1 महीने तक मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी प्रीलिम्स के बाद। तो मैं पहला तो यही एडवाइस दूँगा कि प्रीलिम्स के बाद आप ज़्यादा लीजिए। भले ही आपको कितना ही अच्छे से क्लियर क्यों ना हो रहा हो प्रीलिम्स, मैक्सिमम 1 हफ्ते 10 दिन का रेस्ट लीजिए, बट आफ्टर दैट पहले अच्छे से शुरू कीजिए। और उस टाइम कुछ नई चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है, जो प्रीलिम्स में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उसको प्रेशर कीजिए। जैसे आपका ऑप्शनल हो गया, ऐसे ही हो गया, और एथिक्स हो गया। क्योंकि एक एक तो ये सब्जेक्ट्स आपने प्रीलिम्स के लिए थोड़ा किया हुआ होता है, दूसरा ये सब्जेक्ट में मार्क्स का वेरिएशन बहुत होता है। तो आपको अगर इन सब्जेक्ट्स में अच्छा, तो आपका जीएस में अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर भी हो जाए, तब भी आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे पेपर का जब आप ऐसे लिखने बैठते हैं, सो what kind of thought process you are supposed to have, what kind of approach you're supposed to have? Should you put more headings and subheadings and quotations, or you should put your own thoughts? What was your approach while writing essay paper? सर, तो ऐसे आजकल मेनली 2 तरीके के पूछता है यूपीएससी। एक थोड़े फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, और एक थोड़ा पॉलिसी बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। आपको दोनों की ही तैयारी करनी होती है, क्योंकि आजकल चॉइस नहीं होता है, आपको एक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा फिलोसॉफिकल टाइप एसेस। तो सबसे पहले तो आप दोनों को प्रैक्टिस कीजिए। आई नो थोड़ा-सा रिलक्टेंट होते हैं एस्पिरेंट्स, मैं भी था फिलोसॉफिकल एसेस लिखने में, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है शुरू करना उसमें, बट प्रैक्टिस कीजिए। रिगार्डिंग कैसे लिखा जाता है ऐसे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे का ऐसा कोई सेट पैटर्न है कि आपको इसी तरह से लिखना है। ऐसे एक बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल पेपर है यूपीएससी, क्योंकि सबसे पहले उसको इसीलिए रखता है कि वो आपके थॉट्स को समझ सके, क्रिएटिविटी देखना चाहता है, ना कि आपका नॉलेज रिप्रोड्यूस करने का कैपेसिटी उस पेपर, कि आप कैसा सोच सकते हैं वो ज़्यादा देखना चाहता है।
तो उस बारे में तो वो चीज सबसे पहले ध्यान में रखिए। दूसरा कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ कोटेशंस एंड ऑल, मुझे नहीं लगता कि वो उतने इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कोटेशन डालने ही है पेपर में, या आपको कोटेशन से शुरू करना है उससे खत्म करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, आप जो पॉइंट मेक कर रहे हैं, आप द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, अगर वो कोटेशन के थ्रू इंप्रूव हो सकता है तो बिल्कुल दीजिए। नहीं हो सकता है, अगर आपको लगता है, तो आप जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए जस्ट बिकॉज किसी और ने बोला था, आपकी कोचिंग ने बोला था। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो ऐसे में सही लगे वो कीजिए। बाकी ऐसे में थोड़ा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना जरूरी होता है। चाहे आपको कहीं पे भी ऐसे लिखे, कोई भी ऐसे लिखे, स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका एक फ्लो होना चाहिए ऐसे में, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बस जंप कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। वो उसकी टेंशन ज्यादा ना ले, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। अगर आप 4-5 ऐसे लिखे तो वो आ जाता है। Okay, now let us talk about your interview experience. Which board did you get, and what was the overall experience in interview room? How did the members and the chairman behave with you? Were they trying to pressurize you, or were they trying to make you at ease to get best out of you? मेरा इंटरव्यू 5 अगस्त को था, पहले ही हफ्ते में। मैं पहला कैंडिडेट था उस दिन सुबह 9 बजे। मेरा बोर्ड था भरत भूषण व्यास सर का। काफी कॉर्डियल बोर्ड था। मुझे इवन दो मेरा इंटरव्यू, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा फैक्चुअल लगता है, डिफेंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस था शुरू, बट द बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल, काफी रिलैक्सिंग बोर्ड था। मुझे प्रेशराइज बिल्कुल नहीं किया कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो या आपको ये नहीं पता, ऐसा कुछ। ये कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं थे। बहुत कॉर्डियल। मैंने 3-4 सवालों का मैंने क्लियरली बोला कि मुझे नहीं आता है, एंड दे इमीडिएटली मूव्ड ऑन टू द। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए नर्वस हैं, खैर अभी तो टाइम है इस साल के एग्जाम के इंटरव्यू के लिए, बट जब भी आएंगे नर्वस मत होइए। बोर्ड वहां पर आपको समझने के लिए बैठा है और आपसे बात करना चाहता है, वो आपको प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा है। आई थिंक बहुत सारे बोर्ड्स ये शुरू में बोलते हैं एक्सप्लिसिटली, दिस इज नॉट अ पुलिस इंटरोगेशन, वी जस्ट वांट टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन। सो उस बात का ध्यान रखिए। So, one last issue related to you and us here. How did your association with us help in your journey of preparation? Was it of any help, or was it just on the left and right? Balyan, my first mock interview that I gave for my interview preparation, so it was in that way very helpful. मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी तब तक, क्योंकि नए डेट्स भी नहीं आए थे। तो बट जो मुझे, अगर मेरा वो इंटरव्यू देखेंगे यूट्यूब पे, तो वो मैंने काफी खराब परफॉर्म किया मेरे असिस्टेंट के साथ। वो इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी, बिकॉज मुझे फीडबैक काफी अच्छा मिला। तो किस एरिया पे फोकस करना है, कैसे मेरे स्टेट के ऊपर, मेरी हॉबी के ऊपर कैसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो मैंने उसको उस टाइम तक नहीं किया था, वो मुझे उस मामले में बलियान IAS का काफी अच्छा रोल था। So did I pressurize you more in the interview that time, or did UPSC pressurize you more? I am Professor Balyan. Yes, तो मुझे दोनों ही नहीं, उतना प्रेशराइज नहीं किया। So you had been lucky. Very cordial, both actually in a way, yes. So nice of you, yes. And I wish you a very, very happy journey ahead, a remarkable success in your career ahead. And I know that you'll contribute great to this nation building. Wish you all the best for future. God bless you. Thank you so much. It was my pleasure.